हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 53, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कभी भी दी करंट अफेयर्स होगा एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से ही बनते हैं। और हमेशा बोलता हूं प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए जरूर चलिएगा, आपको इसका जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं भाई आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि आपके सामने है। IFFI का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताऊंगा IFFI होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि इस बार गोवा में आयोजित किया जा रहा है। 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2021 में IFFI का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, NTPC 2020 एग्जाम में यह क्वेश्चन बना था कि IFFI का 51वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया हाल ही में। उस टाइम पर यह 2020 का जनवरी 2021 में आयोजित किया गया था 51वां संस्करण। तो तैयार हो जाइए, 52वां संस्करण भी गोवा में ही आयोजित किया जा रहा है। इसकी घोषणा काफी टाइम पहले हो चुकी थी। इसको जो हेड करते हैं, इसको जो कंट्रोल करते हैं, वो केंद्रीय सूचना और प्रसारण जो मिनिस्टर होते हैं या फिर मिनिस्ट्री होती है, वो कर दिया। इसकी घोषणा प्रकाश जावड़ेकर जी ने की थी, लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है कौन है? अनुराग ठाकुर है। तो दोबारा से इसकी एक बार फिर से घोषणा की गई है। और इस बार खास बात यह है कि इसके अंदर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी इनवाइट किया गया है, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज, मूवीज वगैरह जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनको भी नॉमिनेट किया जाएगा। OTT की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हाल ही में CHSL के एग्जाम में पूछी गई थी। OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स हमारी होती है Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स हो गया, सोनी लिव हो गया, MX प्लेयर हो गया, YouTube भी एक OTT प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? तो याद रखिएगा IFFI मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में आयोजित किया जा रहा है 20 से 28 नवंबर तक। और जब ये हो जाएगा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनेंगे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म को अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन रहा है, ठीक है, वो भी मैं आपको कवर कराता रहूंगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी फीसदी का इंक्रीमेंट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 3% का इंक्रीमेंट किया गया है। फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना होगा किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में DA का जिक्र करते हुए। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि जो महंगाई होती है ना उसका एक भत्ता जाता है। किसी भी एम्प्लॉय की कोई भी जो बेसिक सैलरी होती है, डियरनेस अलाउंस उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि किसी की पोस्ट की बेसिक सैलरी होती है 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 जो भी होती है, उसकी बेसिक सैलरी का कुछ प्रतिशत हिस्सा एक्स्ट्रा करके उसको डियरनेस अलाउंसेस में दिया जाता है। ठीक है, यही होता है गवर्नमेंट जॉब का फायदा। बहुत सारे अलाउंसेस होता है, डियरनेस अलाउंसेस होता है, जो कि एक साल में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है। साथ ही हाउस रेंटल अलाउंसेस भी होते हैं, साथ ही ट्रेवल अलाउंसेस भी होती हैं, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो हाल ही में डियरनेस अलाउंसेस, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं, उसमें 3% की बढ़ोतरी की गई है। और इसी के साथ साथ जो टोटल इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का जो डियरनेस अलाउंसेस हो गया ना, वो 31% हो गया। क्योंकि 3% बढ़ गया तो टोटल 31% ये इंक्रीमेंट हो गया किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिक सैलरी का। क्लियर है? समझ गए? और ये केवल एम्प्लॉय के लिए ही नहीं, बल्कि जो केंद्रीय कर्मचारी जो ऑलरेडी पेंशनर हैं, यानी कि जो रिटायर्ड है लेकिन पेंशन ले रहे हैं, उनके भी डियरनेस अलाउंसेस में 3% का बढ़ोतरी की गई है। समझ गए? और ये केंद्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। तुर्की भी अब इस लिस्ट में शामिल। सबसे पहले समझते हैं FATF है क्या। यह क्वेश्चन एक बार SSC MTS के एग्जाम में बना था शायद 2019 में, ठीक है, और उस टाइम पर भी शायद पाकिस्तान इस लिस्ट में बना हुआ था। मैं आपको समझाऊंगा होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी एक फुल फॉर्म होती है, यानी कि यह एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। यह लगभग 1989 में बनाई गई थी। आज इसको 32 साल हो चुके हैं। जब
पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर G7 हो रहा था, उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए FATF। इसके अंदर किस देशों को शामिल किया जाता है? सबसे पहले तो ये एक मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी कि मॉनिटर करती है। अब अगर इस लिस्ट में कोई देश आ जाता है, जैसे कि पाकिस्तान और तुर्की 2021 की लिस्ट में आ चुके हैं, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों देशों के ऊपर मॉनिटरिंग करेगी। किस चीज के ऊपर मॉनिटरिंग करेगी? इस लिस्ट में वही देश शामिल होते हैं जिनका रिलेशन पाया जाता है टेररिस्ट को फाइनेंस करने के लिए, यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा देना, उनको फाइनेंस किया जाता है, उनको पैसे वगैरह दिए जाते हैं, और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से जिस देश की रिलेशन होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है यानी कि जो ब्लैक मनी होता है उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, यानी कि जो पैसा क्राइम के थ्रू कमाया गया है उसको व्हाइट किया जाता है। तो ऐसी जो एक्टिविटी देशों में पाई जाती है उसको इस लिस्ट में डाला जाता है FATF। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन इनकी जांच करती है, इनके ऊपर मॉनिटरिंग करती रहती है। तो फिलहाल पाकिस्तान 2020 में भी था, 21 में भी था, और फिर से पाकिस्तान इस लिस्ट में बना रहा है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि मैं इस लिस्ट से बाहर आ जाऊं, ठीक है, तो ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है, और साथ ही इस बार उसका दोस्त यानी कि तुर्की भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो याद रखिएगा 2021 की FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान और तुर्की दोनों आ चुके हैं, और इसको ये भी बोला जाता है, इस लिस्ट को FATF को, कि ये मॉनिटरिंग विद मॉनिटरिंग बोला जाता है, यानी कि देशों को वार्निंग दी जाती है, साथ ही उनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। मॉर्निंग विद मॉनिटरिंग इसको कहा जाता है, ठीक है, वार्निंग भी दी जाती है कि भाई छोड़ दो टेररिस्ट से अपना रिश्ता, रिलेशन छोड़ दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। और इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। समझ गए ना? मुझे पता है समझ गए आप। नेक्स्ट है भारतीय सेना की बड़ी ताकत, DRDO ने बढ़ी ताकत, ठीक है, भारतीय सेना की बढ़ी ताकत, DRDO ने अभ्यास ड्रोन का क्या सफल परीक्षण। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो ये एक मिसाइल नहीं है, मिसाइल जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन आपको इसके ग्लाइडर दिखाई दे रहे होंगे, जिससे पता चलता है कि एक मिसाइल नहीं है, एक प्रकार का ड्रोन है जिसको नाम दिया गया है अभ्यास। ये DRDO द्वारा ही बनाया गया और हाल ही में DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी, चांदीपुर जो प्रशिक्षण रेंज है, इनकी टेस्टिंग रेंज है, वहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया और ये सफलतापूर्वक खरा उतरा है, यानी कि अपनी एबिलिटीज पर। इस ड्रोन का नाम अभ्यास ड्रोन है, यानी कि इसके अंदर खुद इंजन है, उसके थ्रू ये फ्लाई करेगा, यानी कि एक फ्लाइट ड्रोन है। अब ये क्या है? ये ना तो कोई मिसाइल है, ठीक है, टारगेट के ऊपर वार नहीं करेगा, ये कर सकता है लेकिन नहीं करेगा, मैं बताऊंगा क्यों। पहले तो देखिए ये है क्या, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा गया है कि ये ड्रोन एक हीट है, HEAT, फुल फॉर्म में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, यानी कि ये एक टारगेट है, ये एक लक्ष्य है। भारत के अंदर जितने भी हथियार हैं जैसे कि मिसाइल वगैरह हैं, उनका प्रशिक्षण करने के लिए, उनका टेस्ट करने के लिए, सफलतापूर्वक टेस्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया और लगभग 2012 से उसके ऊपर काम चल रहा था। अब ये टारगेट रहेगा उनके लिए। मान लीजिए DRDO ने कोई मिसाइल तैयार की है जो कि जमीन से हवा में वार करेगी या फिर हवा से हवा में वार करेगी। अब उसका सफलतापूर्वक उस मिसाइल का टेस्ट करना है। अब उस मिसाइल का टेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर रियलिस्टिक टारगेट भी चाहिए होगा जिसके ऊपर वो मिसाइल वार करके दिखाएगी और पता चलेगा कि हां ये मिसाइल किसी टारगेट को पूरी तरीके से उड़ाने के लिए ठीक है। तो वही टारगेट बनाया है। तो जब भी किसी मिसाइल का प्रशिक्षण किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा किसी ऐसे हथियार का जो कि फ्लाइट हथियार होगा, उसके लिए एक ये रियलिस्टिक टारगेट का काम करेगा, ठीक है। ये अभ्यास ड्रोन एक टारगेट का काम करेगा, इसको हवा में छोड़ा जाएगा, ठीक है, और ये एक रियलिस्टिक टारगेट का काम करेगा, जैसे कि एक मिसाइल की तरह एक्ट करेगा कि ये एक दुश्मन की मिसाइल है और फिर जिस मिसाइल का भारत प्रशिक्षण कर रहा है उसको छोड़ेगा और ये इसके ऊपर वार करेगा। इसमें प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम वगैरह लगाए गए हैं, रडार से बचने के सिस्टम लगाए गए हैं जो कि एक ओरिजिनल टारगेट में होता है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। और साथ ही इसी के साथ साथ ये जो अभ्यास ड्रोन है ये भी काम करेगा जो दुश्मन की एयरक्राफ्ट है, फ्लाइट, ठीक है, और साथ ही जो मिसाइल है उनके बारे में पता लगाने की भी
पता लगाने का भी ये काम करेगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर छोड़ दिया तो ये पता लगाएगा कि हाँ दुश्मन की कोई मिसाइल आ रही है और उसके जो फीचर्स वगैरह हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या है, दुश्मन का कोई एयर जेट आ रहा है, फायर जेट आ रहा है, उसके बारे में भी ये पता लगाएगा, ठीक है। तो ये एक अभ्यास ड्रोन है, मिसाइल नहीं है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हाल ही में डीआरडीओ ने अभ्यास का सफल प्रशिक्षण किया, ये है क्या, ठीक है। जो मेड इन इंडिया अभ्यास है, ये है क्या? तो अभ्यास एक ड्रोन है, ना कि कोई मिसाइल है, ये एक ड्रोन है और ये एक टारगेट ड्रोन है, यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, ये लक्ष्य का काम करेगा ये। नेक्स्ट है ट्रूथ सोशल, ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे बहुत ही ज्यादा, आपको भी मजा आएगा। ट्रूथ सोशल से रिलेटेड है ये। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का घोषणा किया, ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, ठीक है। ट्रूथ सोशल जिसका नाम है, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानते हो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है। हाल ही में इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अपना खुद का सोशल मीडिया हैंडल लॉन्च कर रहा हूं और जो इनिशियल यूजर चुने गए हैं उनको इनवाइट किया गया है और उनको 20 नवंबर से इस जो ट्रूथ सोशल है, यानी कि इनका जो सोशल मीडिया हैंडल है, उसका बीटा वर्जन दे दिया जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल है, इनको क्या जरूरत पड़ गई थी भाई अपना अलग सोशल मीडिया हैंडल बनाने की? इनको इसलिए जरूरत पड़ गई थी, आपको पता है इलेक्शन हुए थे जिसमें जो बाइडन जीते थे और ये हार चुके थे। हार के बाद इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू इनके जो समर्थक, इनके जो सपोर्टिव, इनके जो फैंस थे, उनको फेसबुक, ट्विटर के जरिए ये कहा था कि सभी लोग व्हाइट हाउस पर इकट्ठा होंगे क्योंकि इलेक्शन पारदर्शी नहीं हुए, हमारे साथ सही नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ, इसलिए सभी लोग इसके विरोध में व्हाइट हाउस पर इकट्ठा होंगे। जिसके बाद फेसबुक और ट्विटर ने इनको बैन कर दिया था और ये अब तक बैन है। फेसबुक, ट्विटर से डोनाल्ड ट्रंप का बैन नहीं हटा, इसलिए इन्होंने परेशान आकर अपना खुद का ही सोशल मीडिया हैंडल शुरू कर दिया जिसका नाम है ट्रूथ सोशल और 20 नवंबर से ये शुरू होने वाला है, यानी कि 20 नवंबर से इसका बीटा वर्जन शुरू हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल जिसका नाम है शुरू किया है? तो नाम हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भाई 21 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। ये समझिएगा वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे, ना कि वर्ल्ड आयोडीन डे। अल्पता मतलब कमी। हर साल 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है दुनिया भर के अंदर ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा सके कि आयोडीन की अगर भरपूर मात्रा हमें नहीं मिल रही है तो इसका कितना बड़ा नुकसान हमारी बॉडी को झेलना पड़ सकता है, हमारी हेल्थ को झेलना पड़ सकता है। तो आयोडीन की पर्याप्त मात्रा का हमें सेवन करना चाहिए और इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है कि अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, भरपूर मात्रा में आयोडीन हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो कौन कौन सी बीमारियों का सामने हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हर साल 21 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी कि वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे मनाया जाता है। थोड़ा यूनिक है और इसका जो थीम है 2021 का वो फिलहाल कंफर्म नहीं है। क्लियर है? अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वीक एक ही इंपॉर्टेंट डे निकल के आया है, ठीक है। हर बार मैं आपको हर एपिसोड में तीन तो कम से कम कवर करा ही देता हूं, लेकिन इस वीक एक ही इंपॉर्टेंट डे से आया इसलिए मैंने आपको एक ही कवर करा दिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया और दूसरी बड़ी बात है कि यह एयरपोर्ट कोई डोमेस्टिक यानी कि घरेलू एयरपोर्ट नहीं है, यह एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसके बाद भारत के अंदर टोटल 29 यानी कि 29 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाते हैं और कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर और इसी के बाद उत्तर प्रदेश का यह यूपी का तीसरा अंतरराष्ट्रीय
एयरपोर्ट हो जाता है। यूपी का तीसरा और देश का 29वां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है और उसके बाद वाराणसी है और तीसरे नंबर पर कुशीनगर आ गया है। और कुशीनगर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुशीनगर एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए दुनिया भर से लोग यहां पर घूमने आते। एक बहुत बढ़िया धार्मिक स्थल है और इसलिए यहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, जो कि बहुत टाइम से बड़ा प्रोजेक्ट चला आ रहा था। और कुशीनगर के बारे में आप जानते होंगे, ये थोड़ा बॉर्डर पे पड़ता है। यहां पर कुशीनगर, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ये कुशीनगर पड़ता है। ठीक है, यहां पर बिहार है तो ये कुशीनगर है। यहां पर देखिए ये गोरखपुर है, ये गोरखपुर हो गया और ये कुशीनगर हो गया, यानी कि बिल्कुल बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही है। और उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर, समझ गए। 29वां है भारत का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और तीसरा है उत्तर प्रदेश का। यूपी के जितने एग्जाम होंगे अपकमिंग, जैसे कि लेखपाल वगैरह का होगा, यूपीएसआई का होगा, कांस्टेबल का होगा, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई, भारतीय सेना ने जीता कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एक एक्सरसाइज हुई है इंटरनेशनली, ठीक है, जिसका नाम है कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज। ठीक है, ये जो आयोजित की गई, ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में आयोजित की गई और यूनाइटेड किंगडम की जो सेना है उन्होंने ही इसको आयोजित किया। कहां पर किया? ब्रेकन वेल्स में आयोजित किया गया। इसमें क्या होता है, यानी कि जो प्रतियोगी होती हैं, डिफरेंट देश की सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। इसमें बहुत ही कड़ी चुनौतियां दी जाती हैं, जंगल के बहुत ही कठिन टेस्ट इसमें रखे जाते हैं, जैसे कि बहुत ही भयंकर जंगल की का पूरा वो बना दिया, साथ ही बहुत ही भयंकर मौसम, यानी कि बहुत बाधाएं डाली जाती है। और उसमें जो सैनिक होते हैं यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं वो कैसे एक्ट कर पाते हैं, उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉपर अगर कोई सिचुएशन आ जाती है ऐसी, अब देखिए भारत के जो सैनिक है उधर नागालैंड लगा लीजिए, अरुणाचल प्रदेश लगा लीजिए, उधर ऐसी सिचुएशन, मौसम खराब हो जाता है, नक्सल अफेक्टेड एरियाज है और मौसम खराब हो जाता है, इनको भारी बारिश जंगल में रात को पता नहीं कैसे कैसे ये सर्वाइव कर पाते हैं, कैसी कैसी सिचुएशन से गुजर पाती है। तो इनको तो वही आदत है, ये नहीं पीछे हटने वाले थे, तभी तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो उस चीज में एकदम खरे उतरे हैं। यूके वालों ने कठिन से कठिन सिचुएशन इनके सामने डाल दी, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में खरे उतरे हैं। इन्होंने अपने आप को एकदम नंबर 1 घोषित कर दिया है और वर्ल्ड वाइड के अंदर कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो बटालियन गई थी, आप जो सैनिक देख रहे हैं भारतीय सेना के, ये गोरखा बटालियन से रिलेट है। और हाल ही में गोरखा बटालियन के ऊपर एक मूवी भी बनने जा रही है जिसमें लीड एक्टर अक्षय कुमार रहेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, एक्साइटेड हूं मैं, तो आप बताइए। ठीक है, तो गोरखा बटालियन ने इसमें जीत लिया है गोल्ड मेडल। इसका नाम याद रखेगा, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम ने करवाई ब्रेकन वेल्स में। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। हाल ही में आपको पता है केंद्रीय प्रसारण यानी कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। साथ ही ये यूथ अफेयर का भी मिनिस्टर है और साथ ही ये स्पोर्ट मिनिस्टर भी है। तो हाल ही में इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है माई पार्किंग, यानी कि देश के अंदर जो पार्किंग को लेकर, ट्रैफिक को लेकर बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जनता को, उसका सॉल्यूशन इन्होंने इस ऐप के जरिए निकाला है। इसमें क्या होगा, यानी कि अगर आपको कहीं पर जाना है, मॉल वगैरह पर जाना है या फिर आपको किसी बड़े सरकारी दफ्तर में जाना है, तो ऑलरेडी वहां पर जाने से पहले ही आप अपनी पार्किंग का ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको पार्किंग खाली मिल जाएगी, आपने स्लॉट बुक किया, आप वहां पर गए और आपकी जगह वहां पर खाली रहेगी क्योंकि वो आपके लिए रिजर्व है इस एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे कि वैक्सीन वगैरह आपने लगवाई होगी कोविड की, तो पहले आपको एक दिन पहले स्लॉट बुक करना होता था, तो ऐसे ही आप अपनी पार्किंग का भी स्लॉट बुक कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। है ना इंटरेस्टिंग? इसके पार्किंग की जो भीड़ होती है पार्किंग में, उसकी का भी सॉल्यूशन हो जाएगा और जो ट्रैफिक वगैरह है उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक करने के लिए हाल ही में माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसको लॉन्च किया गया। जब से इनको ये 3 मंत्रालय मिले, मैंने देखा है काफी जबरदस्त तरीके से काम करते जा रहे हैं। यूथ अफेयर्स के लिए भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, स्पोर्ट में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और साथ ही
इस फील्ड में भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिलहाल तो खरे उतर रहे हैं ये। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने अपना देश के मेंटोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया। काफी टाइम से 1.5-2 साल से ये चल रहा था, दिल्ली सरकार ने घोषणा कर रखी थी कि हम देश के मेंटोर एक कार्यक्रम लॉन्च करने वाले हैं, जो कि फिलहाल दिल्ली के अंदर रहेगा, दिल्ली के स्कूलों के अंदर रहेगा। इसमें क्या होगा, दिल्ली के अंदर जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको मेंटोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि उनको करियर से रिलेटेड एडवाइस की जरूरत होती है, उनको आगे क्या करना है इस चीज की एडवाइस देने के लिए कुछ मेंटोर्स खड़े किए जाएंगे इस योजना के तहत, देश के मेंटोर्स के तहत। अब इस पोर्टल के ऊपर आप जाकर अगर आप मेंटोर बनना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स का, आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको भी सिलेक्ट किया जाएगा और फिर आप भी गाइड कर रहे होंगे स्कूल के स्टूडेंट्स को कि आपको क्या करना चाहिए, उनको आप मोटिवेट कर सकते हो, उनको आप गाइडेंस दे सकते हो। और फिलहाल इंपॉर्टेंट ये भी है, इस देश के मेंटोर के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो सोनू सूद को बनाया गया है और ये दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, काफी अच्छा है। और इसमें 18 से 35 साल के लोग जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, उनको भी फायदा मिलेगा, यानी कि वो भी इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे, यानी कि वो भी एडवाइस ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर आप देश के मेंटोर के लिए चुने गए हो, आप स्कूल वगैरह में जाके सेमिनार्स ले सकते हैं, यानी कि आप वहां पर स्टूडेंट्स को गाइड एडवाइस कर सकते हैं। साथ ही आप किसी भी स्टूडेंट को, ग्रुप को चुन सकते हो, आप उनको हमेशा गाइड करते रहोगे, आप फोन पर भी उनसे हमेशा बात करते रहोगे, आप उनके मेंटोर बनते रहोगे, उनको बन के रहोगे, आप उनको रास्ता दिखा सकते हो। तो ये है भाई देश के मेंटोर, समझ गए। फिलहाल ये दिल्ली में शुरू किया गया है, ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे पूरे भारत में को लागू किया जाएगा अगर ये सक्सेसफुल रहा। यहां पर आप देख रहे हो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है और साथ ही मनीष सिसोदिया जी भी हैं। कौन है ये दिल्ली के, ये डिप्टी सीएम है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्र सरकार ने हेली हब बनाने को मंजूरी दे दी है। यह क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर बात हो रही है केंद्र सरकार की, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा गवर्नमेंट को, जो हरियाणा की मोस्ट एडवांस डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है, मोस्ट डिजायरेबल डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है, मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है गुरुग्राम, वहां पर हेली हब बनाने को मंजूरी दे दिया और जल्दी ही यहां पर हेली हब बन के तैयार होगा। अब ये हेली हब क्या होगा और इससे क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। हेली हब से ना केवल हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकेंगे बल्कि यहां पर हेलीकॉप्टर के लिए पार्किंग की सुविधा भी अवेलेबल होगी, बल्कि हेलीकॉप्टर की मरम्मत भी यहां पर की जाएगी और साथ ही हेलीकॉप्टर्स को यहां पर ईंधन की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि पेट्रोलिंग वगैरह रिफ्यूलिंग का काम भी यहां पर किया जाएगा। तो यार बहुत बढ़िया होगा और साथ ही वो सर्विसेज भी स्टार्ट की जाएगी जहां पर आपने देखा होगा एक टिकट लिया और आप शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम आए, तो ये फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है। तो यार बहुत बढ़िया बात है, हमारे नजदीकी हेली हब बनने जा रहा है। तो याद रखिएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी कि भाई हेली हब बनाओ फटाफट। नेक्स्ट है, भारत ने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा हासिल कर लिया है। आप सभी लोग को पता चल गया होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडियन गवर्नमेंट के लिए या फिर हम भारतीयों के लिए। आपको पता है 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था और अब तक लगभग 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है और लास्ट के 31 दिनों में 20 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अपने आप में इतिहास रचा है, भारत ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है इतने कम टाइम में 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करके। और इसके बाद बहुत सारी अनाउंसमेंट भी की गई हैं, यानी कि इसकी जो खुशियां मनाई गई एक तरीके से आप देख रहे हैं, जो प्लेन्स हैं उनके ऊपर इस तरीके के बैनर्स पेंटिंग्स की गई और साथ ही बहुत सारे लाउड स्पीकर्स भी लगाए गए बसेस वगैरह के ऊपर और ये लोगों को बताया गया, साथ ही उनको बधाई दी गई, ठीक है। तो 100 करोड़ का वैक्सीनेशन भारत के अंदर कंप्लीट हो चुका है और 2 साल से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, गाइडलाइन जारी हो चुकी है भारतीय सरकार की तरफ से। और साथ ही एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो 2 से 18 साल के बीच में बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो कौन सी भारत की वैक्सीन लग रही है। कोवैक्सीन लग रही है, ठीक है, कोवैक्सीन लगाई जा रही है, ठीक, याद रहेगा 2 से 18 वालों के लिए कोवैक्सीन, मैंने आपको कवर करा दिया था भाई। ये था शायद आज का लास्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में गारंटीडली आएगा, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है और साथ ही मैंने आपको पिछले एपिसोड में कवर करा दिया था। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा कर दी है।
पढ़ लिया। यानी कि अब से जैसे कि T20 वर्ल्ड कप खत्म करके टीम इंडिया आती है तो उनके नए हेड कोच कौन रहेंगे टीम इंडिया के? 4 ऑप्शन आपके पास है, आशीष नेहरा, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग या फिर राहुल द्रविड़। आपको आंसर देना है सभी लोगों को और यह भी आपको बताना है कि किन की जगह लेंगे, यानी कि फिलहाल कौन है हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम के। तो भाई फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप सभी लोगों को देना है। इजी सा है मुझे पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एग्जाम में गारंटेडली क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वहां पर होती रहती है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों का शेयर करिए और दी करंट अफेयर शो आपके लिए ऐसे ही आता रहेगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको कवर कराता रहूंगा। तो एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यार, फिलहाल जो करंट अफेयर की बुक है लास्ट 12 मंथ्स की, इसके ऊपर 35% ऑफ चल रहा है आप लोगों की डिमांड पर और ये ऑफर लिमिटेड टाइम है, ठीक है। 35% ऑफ चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा होता है, बहुत मुश्किल से हम ये कर पाए, लेकिन क्या आप लोगों के लिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट के ऊपर परचेज कर लीजिएगा और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।